सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें ये बताता है कि कायनात की एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज करती है या बढ़ती है। डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स हमेशा ग्रेटर देन जीरो रहती है, यानी कि या तो नहीं बढ़ेगी या बढ़ेगी, लेकिन कम कभी नहीं होगी। और इसके बहुत सारे असरात हैं, बहुत सारे इम्प्लीकेशंस हैं। चाहे आप एंट्रोपी को कैसे ही डिफाइन क्यों करें, जैसे कि ये एस इज इक्वल टू के लॉग टू दी एन ओमेगा। यहाँ पे ओमेगा वो स्टेट्स हैं, पोटेंशियल स्टेट्स हैं जो किसी भी सिस्टम में पार्टिकल्स की हो सकती हैं। या फिर डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू ओवर टी, यानी कि सिस्टम में शामिल की गई हीट और टेम्परेचर इस पर के हीट शामिल की गई है। तो थर्मोडायनेमिक्स हमें ये बताती है कि अगर हम दो चीज़ों को, दो बॉडीज़ को एक साथ रख दें, जिसमें कि एक का टेम्परेचर T1 ज़्यादा, दूसरे का टेम्परेचर T1 हो, तो हीट हमेशा गर्म से ठंडी बॉडी की तरफ जाएगी। ये Q ट्रांसफर ऑफ Q जो है वो हमेशा हॉट से कोल्ड की तरफ, यानी कि गर्म से ठंडे की तरफ होगा। और इस चीज़ को एक मैक्सवेल डेमन के नाम से एक थॉट एक्सपेरिमेंट किया गया, जो कि मैक्सवेल ने उसको मैक्सवेल्स डेमन कहा जाता है। मैक्सवेल्स डेमन कहा जाता है, मैक्सवेल्स डीमन। और ये जो है ये एक ऐसा, आप यूँ समझ लीजिए शैतान है या एक ऐसा सिस्टम है जो कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को गलत साबित कर सकता है। और जाहिर बात है, ये थोड़ी सी गलतफहमी बता दूं कि मैक्सवेल्स डेमन को ये जो नाम है ये मैक्सवेल ने नहीं दिया था, बल्कि केल्विन ने दिया था। और मैक्सवेल जो है वो अपनी इक्वेशंस की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है और आज भी वो इक्वेशंस इस्तेमाल होते हैं। खैर, तो मैं ये कह रहा था कि टेम्परेचर जो है वो मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी होता है। अब हम इस सिस्टम को माइक्रो स्केल पर जाकर देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की T1 वाले की कुछ और होगी और T2 साइड वाले मॉलिक्यूल्स की कुछ कम होगी। जाहिर बात है, ज़्यादा टेम्परेचर का मतलब होता है ज़्यादा एवरेज काइनेटिक एनर्जी, यानी यहाँ वालों की एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। हो सकता है कुछ की कम भी हो बहुत, लेकिन एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी। इसमें ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स में कोई इधर जा रहा होगा और कोई उधर जा रहा होगा, कोई स्लो भी होगा, कोई बहुत तेज़ भी होगा और कोई किसी डायरेक्शन में जा रहा होगा। हौच पौच अंदाज में ये इधर से उधर भागते फिर रहे होंगे, हरकत कर रहे होंगे, एक दूसरे से टकरा रहे होंगे, दीवारों से टकरा रहे होंगे, जो बीच में एक बैरियर लगा हुआ है। तो अब अगर मैं इनका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज, काइनेटिक एनर्जीज का डिस्ट्रीब्यूशन बनाऊं केल्विन स्केल पे, तो ये मेरे पास ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। ये मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और एटम्स भी हो सकते हैं। और हो सकता है कि कुछ पार्टिकल्स जो है उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत कम हो, कुछ ही बहुत कम हो, और एवरेज पे आके जो ज़्यादातर जो मॉलिक्यूल्स हैं या पार्टिकल्स हैं उनकी एनर्जी जिस तरह से हो। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से हो सकता है। हायर काइनेटिक एनर्जीज जो ज़्यादा पार्टिकल्स हैं वो इस एवरेज के आसपास कहीं पर होंगे, लेकिन कुछ की बहुत कम भी हो सकती है और कुछ की काइनेटिक एनर्जी इससे ज़्यादा भी, बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। इसी तरह अगर हम T2 यानी टेम्परेचर सेकेंड टेम्परेचर वाले या ठंडे सिस्टम की बात करें, तो इसमें भी मॉलिक्यूल्स का कुछ न कुछ टेम्परेचर होगा, कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, कुछ हल्के मूव कर रहे होंगे, कुछ बहुत तेज़ जा रहे होंगे, कुछ बहुत तेज़ भी होंगे। जाहिर बात है, क्योंकि हम एवरेज लेने की बात कर रहे हैं, हम इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे। लेकिन जब अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे तो मेरे ख्याल में गलत बना दिया, ये इस तरह से होगा, इस तरह से नहीं, मेरा ख्याल है मैं इसको ज़रा सही करके बनाऊं। ये इस तरह से होगा, ये टेम्परेचर T2 के अराउंड, यानी ज़्यादातर जो मॉलिक्यूल्स हैं या पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज के आसपास होगी, लेकिन कुछ की एनर्जीज जो है कुछ की बहुत कम होंगी और कुछ की बहुत ज़्यादा होंगी। तो ये यहाँ पर भी हो सकते हैं। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो पार्टिकल्स हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जीज हैं इस रेंज में भी हो सकती हैं। और कुछ पार्टिकल्स जो T2 साइड वाले हैं उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी इस ये रेड वाले के एवरेज से भी ज़्यादा हो सकती है, जैसे कि ये है, जैसे कि ये है। तो ये ज़रा तेज़ पार्टिकल्स हैं, ये तेज़ी से हरकत करने वाले पार्टिकल्स हैं। तो
ہم مائکرو اسٹیٹس کی اگر بات کریں تو واقعتاً ایسا ہوتا ہے کہ کچھ مالیکیولز بہت تیزی سے موو کر رہے ہوتے ہیں یا کچھ پارٹیکلز بہت تیزی سے مالیکیولز جو ہے وہ موو کر رہے ہوتے ہیں. تو میکسویل نے کہا کہ کیوں نہ ایک تھاٹ ایکسپیریمنٹ کیا جائے اور سمجھ لیجئے کہ ایک سسٹم آپ جس کے ڈیمن کہہ لیجئے میٹا فزیکل چیز، ایک شیطان آپ نے بٹھا دیا یہاں پہ، ایک آپ نے بھوت بنا دیا. لیکن حقیقتاً کیا ہے کہ یہ ایک آپ نے دو الگ الگ ایوریج کائنیٹک انرجیز والے سسٹمز کو ایک بیریئر کے یا ایک وال کے ذریعے آپ نے الگ کر دیا. یہ وال ہے بیچ میں، یہاں پر T1 ٹمپریچر والا سسٹم ہے، صحیح. اس میں کچھ پارٹیکلز جو ہیں کچھ مختلف کائنیٹک انرجیز کے ساتھ موو کر رہے ہیں، لیکن ایوریج کائنیٹک انرجی جو ہے جو کہ ہم اس کو ٹمپریچر کہتے ہیں وہ T1 ہے. اور یہ بیریئر بیچ میں وال ہے اور اس کے بیچ میں ایک چھوٹا سا ڈور ہے، چور دروازہ ہے. تو یہاں پر T2 والے پارٹیکلز ہیں، ان کی بھی کسی کی کم ہے کائنیٹک انرجی اور کسی کی زیادہ ہے. تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس دروازے پر، یہ ایک دروازہ ہے درمیان میں، یہ ایک بیریئر یا دروازہ ہے، اور یہاں پر ایک ہم نے نگران کو بٹھا دیا جو سارے دروازے کے کھول بند ہونے کو کنٹرول کرتا ہے، اور وہ ہر پارٹیکل کی موومنٹ پہ نظر بھی رکھا ہوا ہے دونوں طرف کے. تو اب وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی تیز رفتار پارٹیکل جس کی کائنیٹک انرجی زیادہ ہے وہ اس دروازے کی طرف آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے لو یہ آیا تیز رفتار پارٹیکل، اور فوری طور پر اس کے لیے دروازہ بند کرتا ہے، دروازہ کھولتا ہے، لفٹ لیچ کھینچتا ہے، دروازہ کھولتا ہے، اور اس کے گزرتے ہی وہ دروازہ بند کر دیتا ہے تاکہ کوئی سست رفتار پارٹیکل دوسری طرف نہ پہنچ پائے. اور اسی طرح اگر T1 کا کوئی یہ سلو پارٹیکل دیکھتا ہے اپنی طرف T2 کی طرف آتے ہوئے تو وہ فوری طور پر اسی طرح سے یہ دروازہ کھولتا ہے. یہ جیسے کہ یہ ایک پارٹیکل ہے، یہ آ رہا ہے، اس کے لیے یہ دروازہ کھولے گا اور ود ان نو ٹائم جیسے یہ پارٹیکل گزرے گا اس کو فوری طور پر اس چور دروازے کو بند کر دے گا. اس طرح کیا ہوگا کہ یہ T1 والا سست پارٹیکل یا سلو پارٹیکل یہاں پر آ جائے گا، اور جب ٹائم گزرتا جائے گا تو کچھ وقت گزرنے کے بعد کیا ہوگا یہ کہ سلو پارٹیکلز ایک طرف آ جائیں گے اور تیز پارٹیکلز دوسری طرف جمع ہو جائیں گے. یہ میں اس کو ڈپکشن اس کی ایک بنانے جا رہا ہوں. تو یہ باؤنڈری ہے دونوں اسٹیٹس کی، یہ بیچ میں چور دروازہ ہے، اور جتنے بھی فاسٹ یا تیز دوڑنے والے، تیز حرکت کرنے والے پارٹیکلز ہیں جن کی کائنیٹک انرجی زیادہ ہیں، جو کچھ اوریجنلی ریڈ کے بھی ہوں گے اور اس میں سے کچھ بلو کے بھی شامل ہو چکے ہوں گے، یعنی کہ T2 والے بھی شامل ہو چکے ہوں گے. تو یہ سارے کے سارے جتنے بھی تیز رفتار پارٹیکلز ہیں یہ سب یہاں یہ میں نے سیپریٹ کر دیا تاکہ یہ دونوں فگرز مکس نہ ہو جائیں. تو یہاں پر کچھ T2 والے بھی تیز پارٹیکلز آ کر جمع ہو جائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے آپ کو خاصا دیر تک انتظار کرنا پڑے. تو یہ جناب یہ پارٹیکلز ہیں، یہ T2 کی سائڈ سے آئے ہیں. تو اب ہوا کیا، یہاں پر ایک طرف آپ کے پاس تیز رفتار پارٹیکلز جمع ہو گئے، یعنی کہ ایوریج کائنیٹک انرجی یہاں پر زیادہ ہو گئی، اور دوسری طرف کم کائنیٹک انرجی والے یعنی کہ کم ٹمپریچر والے پارٹیکلز جو تھے وہ جمع ہو گئے. یہ بلو والے جو ہیں اوریجنلی T2 سائڈ کے ہیں یا سائڈ 1 کے ہیں، سائڈ 2 کے ہیں، اور یہ جو ریڈ میں بنا رہا ہوں میجنٹا یہ جو ہے یہ T1 والی سائڈ سے یہاں پر آئے ہیں. لیکن اوورآل نتیجہ کیا نکلا، وہ یہ کہ گرم باڈی جو تھی ہاٹ باڈی ہاٹر ہو گئی، اور کولڈ یا ٹھنڈی باڈی جو تھی وہ اور ٹھنڈی ہو گئی. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس ایکسپیریمنٹ کو یا اس تھاٹ ایکسپیریمنٹ کو کر کے ہم نے کیا کیا، ہم نے یہ کیا کہ ایک پراسرار طریقے سے شیطانی انداز میں ہم نے ہاٹ باڈی کو ہاٹ کر دیا، ایوریج کائنیٹک انرجی ایک سائڈ کی ہم نے بڑھا دی اور دوسری طرف کی ایوریج کائنیٹک انرجی ہم نے کم کر دی، اور ہم نے اس ڈسٹریبیوشن کو بالکل تبدیل کر دیا اور کہا کہ لو یہ ہم نے ایک بہت بڑا کارنامہ کر دیا، اور اس تھاٹ ایکسپیریمنٹ کے ذریعے یہ ہم نے جو ہے یہ جو سلو پارٹیکلز ہیں ان کو ہم نے ایک طرف کر دیا. تو اس طرح سے اب جو ڈسٹریبیوشن ہوگا سائیڈ 1 کا اگر آپ دیکھیں گے تو اس کا ڈسٹریبیوشن یہ جو سائیڈ ہے کم کائنیٹک انرجی والی یہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ اب کم کائنیٹک انرجی والے پارٹیکل رہے ہی نہیں یہاں پہ، اور یہاں پر آ کے جو سائیڈ 2 والے پارٹیکلز ہیں وہ بھی جمع ہو گئے، جبکہ سائیڈ 2 پہ جو ہے آپ کے پاس آلریڈی کم کائنیٹک انرجیز والے پارٹیکلز ہیں، یہ تو ختم ہو جائے گا سارا کا سارا. اب یہ نیا ڈسٹریبیوشن ہوگا. تو اب یہ ہوگا کہ یہ جو پارٹیکلز ہیں ان کا ڈسٹریبیوشن کچھ اس طرح سے ہو جائے گا،
और हो सकता है कि इनका एवरेज T2 जो है और कम हो जाए। देखिए आप ये एवरेज यहाँ वालों का हो सकता है ये बढ़ जाए और ये हायर टेम्परेचर पे आ जाए। तो थर्मोडायनामिक्स में आप ये कह सकते हैं कि जी इस थॉट एक्सपेरिमेंट के जरिए हमने इसको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को हमने गलत साबित कर दिया। ये मैंने बॉक्स बना दिया। तो ये मैक्सवेल का ये थॉट एक्सपेरिमेंट था जो कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की खिलाफ वर्जी के लिए उसने किया था, और ये एक पहेली थी, एक मुहिम्मा था। लेकिन हकीकत यह है कि ये कोई पहेली नहीं है, कोई मुहिम्मा नहीं है। लोग इसके बारे में बिल्कुल बात करते हैं और कहते हैं कि जी देखो इसके जरिए आपने ये कर दिया, लेकिन मैथमेटिकली या यूं कहिए कि रैशनली मैं आपको बता सकता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा मुमकिन नहीं है। मिसाल के तौर पर एक डीमन यहां बैठा है, एक शैतान बैठा हुआ है जिसने कि इस दरवाजे पर नजर रखी हुई है और दरवाजे का खोल रहा है, बंद कर रहा है, खोल रहा है, बंद कर रहा है। तो और ये हर पार्टिकल पर नजर रखे हुए है कि कौन सा पार्टिकल कितनी वेलोसिटी के साथ किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी कि इसने सारे के सारे पार्टिकल्स पर नजर रखी। जाहिर बात है ये बॉल्स नहीं है, ये छोटे छोटे माइक्रो लेवल के पार्टिकल्स हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स या एटम्स हैं जो बहुत ही छोटे हैं। तो ये हो सकता है कि ये खास तरह की रोशनी इस्तेमाल कर रहा हो जो इनसे बाउंस बैक करे, इनसे पलट कर वापस आए और इसको बताए कि कौन सा पार्टिकल कहां पर है और किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इसको तो बहुत ज्यादा बहुत पावरफुल होना चाहिए, और इसके पास हो सकता है कोई कंप्यूटर हो जिसकी माइक्रोचिप्स भी बहुत ज्यादा ताकतवर हो, सुपर कंप्यूटर हो इसके पास, और ये कंप्यूटर के जरिए और बहुत ही खास और खास किस्म के प्रोसेसर्स के जरिए, सेंसर्स के जरिए इसने एक एक पार्टिकल पर नजर रखी हुई हो। लेकिन ये माइक्रोचिप्स, ये सेंसर, ये पूरा सिस्टम, ये भी तो कुछ ना कुछ हीट जनरेट कर रहा है। फिर ये डीमन जो है ये खुद अपने इस पूरे प्रोसेस में जब ये लाइट फेंक रहा है और उसको वापस डिटेक्ट कर रहा है इनकी पोजीशन मालूम करने के लिए, तो ये भी तो कुछ ना कुछ हीट रिलीज कर रहा है। और जब भी ये देखिए, ये देख रहा है ना इनको, तो जब भी ये इस डोर को, इस दरवाजे को बंद करेगा या खोलेगा, तो ये तो लाजमी सी बात है कुछ ना कुछ एनर्जी वहां पर भी जाया होगी, कुछ ना कुछ एनर्जी। तो ओवरऑल इस पूरे सिस्टम की वजह से एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स की एंट्रोपी जो है वो तो कुछ ना कुछ, देखिए महदूद तौर पर तो कम जरूर होगी। अगर हम सिर्फ इस अंदर की बात करें तो यहां तो होगी, लेकिन पूरा सिस्टम तो ये है जो कि कंट्रोल किया जा रहा है, तो इससे भी तो कुछ ना कुछ एंट्रोपी इंक्रीज हो रहा होगा। तो लिहाजा जो भी एंट्रोपी अंदर डिक्रीज हुई है, कमी हुई है, वो सारी की सारी सबसाइड हो जाएगी उस एंट्रोपी इंक्रीज के जरिए जो कि इस डीमन और इसके पूरे सेटअप के जरिए सिस्टम में या इधर उधर ऐड हो रही है। और ये माइक्रो स्टेट्स पर नजर रखे हुए है, और मॉलिक्यूलर लेवल पे हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये कोल्ड बॉडी बेशक मजीद ठंडी हो गई है और हॉट जो मजीद हॉट हो गई है, लेकिन ओवरऑल एंट्रोपी इंक्रीज हुआ है पूरा। अगर हम एज अ होल सिस्टम देखें तो इस पूरे सिस्टम की एंट्रोपी खुद डेमन की अपनी वजह से भी एंट्रोपी में इजाफा हुआ है, और ये चीज कम नहीं हुई। ये डेमन में जाहिर बात है कि कुछ ना कुछ एनर्जी तो यूज करेगा डोर को बंद करने के लिए, खोलने के लिए, इसकी अपनी कुछ एनर्जी है, इसका अपना भी कुछ बॉडी टेम्परेचर होगा। चलिए मान लिया बॉडी टेम्परेचर नहीं भी है, तब भी ये सारी की सारी चीजें होंगी। तो ये एक बड़ा दिलचस्प थॉट एक्सपेरिमेंट था, और जिसका मकसद आपको एक बड़ी दिलचस्प चीज से इंट्रोड्यूस करवाना था। उम्मीद है कि आपने इसे एंजॉय किया होगा।